नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज मैं एडिटोरिया दरोगा सेट नंबर 8 लेके आया हूँ, जो कि वॉल्यूम 2 जो है उसका 8 नंबर। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और पूरा देखिए। आप एक बात तो और कि आप लोग अपना स्कोर बताइए कितना होता है आपको। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सक्षम अभियान की शुरुआत निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? ठीक, इसकी बात कीजिएगा तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सक्षम नामक जन जागरूक अभियान की शुरुआत की गई। अगला है, वर्ष 2020 में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किस टेनिस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? ये आपका हो जाएगा सोफिया केनिन। सोफिया केनिन की बात कीजिएगा तो इसे ही 2020 में मिला है। अगला है, दिसंबर 2020 में भारत और किस देश ने पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिनलैंड। अगला है, किस राज्य की नोंगपोक सिकमाई पुलिस स्टेशन को केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है? ये किस राज्य में स्थित है? तो मैं आपको बता दूं, ये आपको मणिपुर राज्य में स्थित है। ठीक, मणिपुर के थौबल जिला में स्थित है कौन सा? नोंगपोक सिकमाई पुलिस स्टेशन। अगला है, पूर्ण रूप से जैविक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। ठीक, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश पूछा जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की बात कीजिएगा तो दिसंबर 2020 में लक्षद्वीप को पूर्ण रूप से जैविक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। जबकि राज्य की बात कीजिएगा तो 2016 में सिक्किम पूर्ण रूप से जैविक प्रदेश बनने वाला देश का पहला राज्य बना था। कौन? सिक्किम बना था। अगला है, द बैटल ऑफ ब्लॉन्गिंग के लेखक कौन है? ठीक, इसकी बात कीजिएगा तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा शशि थरूर। शशि थरूर की बात कीजिएगा को लेखक के क्षेत्र में काफ़ी मतलब इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो शशि थरूर की बात कीजिएगा तो एन ईरा ऑफ डार्कनेस, व्हाई आई एम ए हिंदू, ये भी पुस्तक शशि थरूर के द्वारा ही लिखा गया है। अगला है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियन 2020 की महिला एकल खिताब की विजेता निम्न में से कौन है? यहाँ पे देखिएगा, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन की बात कर रहा है, महिला एकल की बात यहाँ पे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ताई जू यिंग, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, यहीं पे पुरुष एकल की बात कीजिएगा तो पुरुष एकल हो जाएगा विक्टर एक्सेल सेन। तो ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, अर्जुन पुरस्कार 2020 के विजेता विशेष भृंगुवंशी का संबंध किस खेल से है? ये आपका हो जाएगा बास्केटबॉल, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, हाल ही में किसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ठीक, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेरेन टैंग की बात कीजिएगा तो अक्टूबर 2020 में इसे महानिदेशक नियुक्त किया गया है।
ठीक। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, अगला है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नवंबर 2020 में दूसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 प्रदान किए गए हैं। ठीक, इनमें से किस राज्य ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो प्रथम पुरस्कार की बात कीजिएगा यहाँ पे तो आपका हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, जबकि द्वितीय पुरस्कार की बात कीजिएगा तो द्वितीय पुरस्कार की महाराष्ट्र को मिला है और तृतीय पुरस्कार की बात कीजिएगा तो राजस्थान को मिला है। ठीक, अगला है नवंबर 2020 में किस वाद्य यंत्र के मशहूर वादक टी.एन. कृष्णन का निधन हो गया है? ठीक, इसकी बात कीजिएगा तो ये वायलिन बजाते थे, वायलिन की बात की टी.एन. कृष्णन की बात कीजिएगा तो वायलिन के मशहूर वादक थे, जिनका नवंबर 2020 में चेन्नई में हुआ था। नवंबर 2020 की बात कीजिएगा तो चेन्नई में इसका निधन हुआ था। वह पद्मश्री, पद्मभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ये सब इनको इन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगला है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपको 5 नवंबर। ठीक, इसकी बात कीजिएगा वर्ष 2020 में इसका जो थीम था सेंदाई 7 अभियान लक्ष्य को बढ़ावा था। इसका जो थीम था सेंदाई 7 अभियान लक्ष्य को बढ़ावा। अगला है 27वें भारत सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 20 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक, ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर, अरब सागर और दक्षिणी चीन सागर। इसका सही जवाब हो जाएगा आपको अंडमान सागर, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय नौसेना ने अंडमान सागर में 23 से 25 नवंबर 2020 के बीच 27वें भारत सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया। ठीक, हाल ही में भारत डच संयुक्त कृषि कार्य योजना के तहत सब्जियों एवं फूलों के उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया गया है। किस राज्य में किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा केरल राज्य में। ठीक, केरल राज्य में 5 नवंबर 2020 को केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन तथा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किया गया, योजना का शुभारंभ किया गया। अगला वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक, तो इसका हो जाएगा आपको 2020 की बात कीजिएगा तो भारत का 94 स्थान मिला है। जबकि 2019 की बात कीजिएगा तो भारत को 102वां रैंक मिला था। ठीक, एशिया पैरा खेल 2022 का शुभांकर होगा। एशिया पैरा खेल इसका शुभांकर जो होगा आपको ये हो जाएगा फेई। ठीक, इसका आयोजन जो होगा चीन के हांगझाओ में होगा। चीन के हांगझाओ में आयोजित किया जाएगा 2022 में। ठीक, हाल ही में किस देश ने हैवी लिफ्ट अंगारा A5 स्पेस रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? एक बार फिर से देखते हैं, हाल ही में किस देश ने हैवी लिफ्ट अंगारा A5 स्पेस रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? इसकी बात कीजिएगा तो आपको ये रूस के द्वारा किया गया है। ठीक, दिसंबर 2020 में किस देश के द्वारा जलवायु आपातकाल की घोषणा की गई है? जलवायु आपातकाल, ठीक, ये आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड ने किया है। इनके अनुसार देश के सभी सरकारी विभाग और संस्थाओं को साल 2025 तक कार्बन न्यूट्रल किया जाएगा, इसीलिए घोषित किया गया है।
लेकिन अब तक की बात कीजिएगा तो अब तक ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस सहित दुनिया के करीब 30 देशों में जलवायु आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। अगला है यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स। यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? ठीक, इसकी बात कीजिएगा तो आपको सबसे प्रदूषित शहर की बात कीजिए तो 2020 का डाटा है लाहौर, सबसे प्रदूषित शहर लाहौर बना। ठीक, जबकि इंडिया की बात कीजिएगा तो भारत की राजधानी की बात कीजिएगा तो नई दिल्ली जो है दूसरे स्थान पर रहा था, नई दिल्ली दूसरे स्थान पर, जबकि काठमांडू की बात कीजिएगा, नेपाल की राजधानी काठमांडू तीसरे स्थान पर रहा था। ठीक, तो इसका हो जाएगा लाहौर। लेकिन इस आपको मैं बता दूं ये जो है 2020 का डाटा है। किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल शुरू की जाएगी? एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल शुरू की जाएगी किस राज्य में? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। ठीक, महाराष्ट्र के प्रमुख कपास उत्पादक जिले जैसे परभनी में स्थित जय भवानी महिला सरकारी कपड़ा मिल एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल होगी। हाल ही में कस्तूरी नाम से भारत के किस फसल के लिए ब्रांड और लोगो का लोकार्पण किया गया है? ब्रांड और लोगो यानी कि उसका जो चिन्ह रहता है, ब्रांड और लोगो का लोकार्पण किया गया है। तो कौन सा फसल है? तो इसकी बात करता हूँ, ये हो जाएगा आपको कपास। ठीक, 7 अक्टूबर 2020 को विश्व कपास दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसे जारी किया गया। ठीक, विश्व व्यापार में भारतीय प्रीमियम कपास को अब कस्तूरी कॉटन के नाम से जाना जाएगा। कपास को कस्तूरी कॉटन के नाम से जाना जाएगा। अगला सितंबर 2020 में भारत और किस देश के बीच पहले कार्गो फेरी सेवा की संयुक्त रूप से शुरुआत की गई थी? ये आपका हो जाएगा मालदीव, ऑप्शन नंबर बी। अगला, किसने 2020 में डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है? किसने 2020 में डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्गरेट एटवुड। मार्गरेट एटवुड। चलिए अगला है नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2020 के लिए फरवरी 2021 में जारी महत्वाकांक्षी जिले की सूची में शीर्ष स्थान निम्न में से किस जिले को प्राप्त हुआ है? नीति आयोग द्वारा महत्वाकांक्षी जिले की सूची बनाया गया जिसमें पूछा जा रहा है कि शीर्ष स्थान किसको मिला है। इसकी बात कीजिएगा तो आपको ये श्रावस्ती को मिला है। श्रावस्ती की बात की जाती है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक, देखिए, और दूसरे स्थान की बात कीजिएगा तो धलाई की बात कीजिएगा तो ये त्रिपुरा में है। दूसरे स्थान पर जो है जिला धलाई यानी कि ये त्रिपुरा में है। और आकांक्षी जिलों की बात कीजिएगा तो इस जिलों की रैंकिंग जो है हर एक महीने जारी किया जाता है, प्रत्येक महीने जारी किया जाता है। अगला है, किस मंत्रालय के द्वारा एक टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन सेवा किरान का शुभारंभ किया गया है? तो इसकी बात कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसे शुभारंभ किया गया है। अगला मैथ्स का क्वेश्चन है,
थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा इसको आंसर बता देता हूँ आपको। जैसे ये टाइम एंड वर्क से है, ए और बी किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। ए किसी काम को प्रारंभ किया और 16 दिन बाद छोड़ दिया, यानी कि 16 दिन बाद चला गया, और शेष काम को बी ने 44 दिनों में पूरा किया। बी अकेले इस काम को कितने दिनों में कर सकता है? इसका जो आंसर होगा आपको सी होगा, लेकिन एक बार देख लीजिएगा ऑप्शन, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। लेकिन आंसर जो दिया हुआ है 60 दिन। अगला है, एक दुकानदार अपने सामान का 1/3 भाग को 10% लाभ पर तथा अगले 1/3 भाग को 20% लाभ पर बेचता है। शेष भाग को वह 6% हानि पर बेचता है, तो उसे कुल लाभ कितना होगा? ठीक, देखिए इसमें क्या होगा कि मान इसमें कुछ भी मान सकते हैं आप। 300 क्रयमूल्य की बात की जाए तो 300 भी मान सकते हैं, जो कि कट जाए। ठीक, तो 1/3 की बात कीजिए तो पहले 100 पे 10% लाभ कमाता है, तो यानी कि आपका हो जाएगा 110। फिर 100 पे 120, अगले 1/3 भाग को 20% लाभ कमाता है, तो हो जाएगा 120। और 6% लाभ की हानि की बात कीजिएगा तो ये आपको हो जाएगा, निकल कर आ जाएगा 94। इस सब को जोड़िएगा तो ये होगा आपको 324। ठीक, 324 हो जाएगा। लेकिन विक्रय मूल्य की बात की, ये विक्रय मूल्य 324 होगा। क्रय मूल्य की बात की तो यहाँ पे 300 माने हैं, तो 24 यहाँ पे लाभ होता है। लेकिन लाभ परसेंटेज की बात कीजिएगा तो निकालने पे आपको आ जाएगा 8% लाभ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखिए, एक वर्ग का परिमाप 10 cm लंबाई और 4 cm, यहाँ पे 4 होगा, 4 cm चौड़ाई वाले आयत का दुगुना है। ठीक, उस अर्धवृत्त का परिधि ज्ञात करें जिसका व्यास व्यास वर्ग के भुजा के बराबर हो। ठीक, देखिए आयत का परिमाप क्या होगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका जो निकालिएगा तो 28 आ जाएगा। ठीक, इसी में वर्ग की भुजा कह रहा है दोगुना होगा, यानी कि 28 दूना 56, वर्ग की भुजा हो जाएगा 56। ठीक, इसके बाद वर्ग की एक भुजा की बात कीजिएगा तो 56/4 कीजिएगा तो आ जाएगा आपको 14, यानी कि आर हो जाएगा 14। ठीक, अर्धवृत्त का परिधि की बात कीजिएगा तो πr/r हो जाता है, 2r हो जाता है, यानी कि डी कर सकते हैं यहाँ पे। तो लास्ट फाइनली आपको क्या आ जाएगा, πr + d, यहाँ से आपको निकल जाएगा, काटिएगा तो 36 cm, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 दिया है तथा उसका HCF 8 है, ठीक, तो उसका LCM क्या होगा? देखिए 3:4 है तो फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगा, पहला संख्या जो होगा 3x होगा, उसमें आप 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 × 24 हो जाएगा फर्स्ट संख्या। सेकंड दूसरा संख्या क्या होगा, 32 होगा। ठीक, और क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू HCF गुने LCM। तो यहाँ से आपका हो जाएगा LCM निकालिएगा तो LCM इक्वल टू हो जाएगा 96, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला है, अमित 6 किलोमीटर की चाल से अपने घर से दफ्तर जाता है तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस आता है। आने जाने में उसे कुल 16.1/2, यानी कि हो जाएगा आपको 33/2 घंटा समय लगता है। तो उसके घर का से दफ्तर कितनी दूरी है, यानी कि एक साइड की दूरी पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो इसका औसत चाल निकालिएगा तो 2xy और x + y, औसत चाल हो जाएगा आपका 60/11 हो जाएगा। ठीक, xy की बात कीजिए तो x 6 और y 5 हो जाएगा। ठीक, दूरी की बात कीजिएगा तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय। ठीक, यहाँ पे चाल आपका निकल गया है
चाल निकल गए आपको 60/11। समय की बात कीजिएगा तो 16/16.5। ठीक, इसको काटिएगा तो आपको आ जाएगा 90 किलोमीटर। ये दोनों साइड की दूरी है, इसलिए एक साइड की दूरी की बात कीजिएगा तो 2 से डिवाइड किया तो 45 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और उतर जाता है तो किए गए कार्य का मान क्या होगा। ठीक, सीढ़ी पर चढ़ता है उतरता है तो इसका क्या होगा, आपको विस्थापन जो होगा 0 हो जाएगा। जब विस्थापन 0 होगा तो इसका कार्य 0 हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक, एक पारसेक निम्न में से किसके बराबर होता है। एक पारसेक की बात कीजिएगा तो 3.08 गुने 10⁻16 मीटर, ऑप्शन नंबर ए में है ऐसा। ठीक, जबकि एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के भी बराबर होते हैं। 3.26 प्रकाश वर्ष। अगला, निम्न में से कौन सा एक अदिश राशि नहीं है। अदिश राशि की बात कीजिएगा तो द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, ये सब के सब अदिश राशि है। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की बात कीजिएगा तो ये सदिश राशि है। ठीक, सदिश राशि की बात कीजिएगा तो विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, चुंबकीय क्षेत्र इत्यादि जो है सदिश राशि में आते हैं। अगला, निम्न में से किस स्थिति में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। ठीक, शुष्क वायु है यहाँ पे दिया हुआ और आर्द्र वायु। तो देखिए, ध्वनि का वेग की बात कीजिएगा तो आर्द्र वायु में ज़्यादा होता है, आर्द्र वायु में बढ़ता है ध्वनि का वेग। ठीक, लेकिन कितने डिग्री सेल्सियस पे, तो ये आपको हो जाएगा 37। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस आर्द्र वायु पे ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। ठीक, देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, तापमान एवं आर्द्रता को बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ता है। ठीक, और तापमान और आर्द्रता के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। देखिए, अगला है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई मात्रक जो होता है आपको टेस्ला होता है। ठीक, अगला है एक न्यूमेरिकल है। यदि 20 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटा जलाता है तो 10 दिन में कितना यूनिट बिजली खपत होगा। तो सबसे पहले एक दिन का यूनिट निकालना होगा। तो ऊर्जा की बात कीजिएगा तो ऊर्जा बराबर हो जाता है वाट गुना घंटा। ठीक, वाट यहाँ पे दिया हुआ है 200। ठीक, वाट गुना घंटा होता है तो 200 दिया हुआ है, तो 200 गुना घंटा की बात कीजिएगा तो 5 घंटा, और ये एक दिन का हो गया। और 10 दिन का निकालना है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 10,000। ठीक, 10,000, जबकि हम जानते हैं एक यूनिट बराबर होता है 1000 वाट घंटा। ठीक, तो इसे 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 10 यूनिट। ठीक, तो इस न्यूमेरिकल का जो आंसर आया 10 यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला है, यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, द्रव्यमान की बात कीजिएगा तो चंद्रमा पे भी अपरिवर्तित रहेगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा। ठीक, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के भार में परिवर्तन होता है। ठीक, द्रव्यमान में नहीं। अगर मान लेते हैं कि यदि किसी वस्तु का भार जो है, भार पृथ्वी पर 60 केजी है। ठीक, लेकिन इसे चंद्रमा पर जाएगा तो कितना हो जाएगा, उस चंद्रमा पे जाने पर इसके भार के 1/6 हो जाता है, यानी कि चंद्रमा पे जाने पे 10 केजी का हो जाएगा वो आदमी। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपको अपरिवर्तित रहेगा। अगला है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक और गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, देखिए इसमें क्या होगा कि क्वथनांक जो है बढ़ेगा और गलनांक जो है घटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में इस तरह का ऑप्शन है। ठीक,
अगला, निम्न में से वह कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है और ध्वनि में नहीं होती? तो ये आपको बता दूं कि व्यतिकरण, विवर्तन, परावर्तन, ये सब के सब दोनों में होते हैं, प्रकाश और ध्वनि में होता है। जबकि ध्रुवन की बात कीजिएगा तो केवल और केवल प्रकाश में होता है। ध्रुवन की बात कीजिएगा तो इसका इंग्लिश होगा पोलराइजेशन। ठीक। अगला है, स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? स्थिर अनुपात का नियम ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ प्राउस्ट। ठीक। इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होता है। अगला है, CO2 यानी कि कार्बन में निम्न में से किस प्रकार का प्रसंकरण पाया जाता है? ये आपका हो जाएगा SP। ठीक। प्रसंकरण की बात कीजिएगा तो CO2, C2H2, BeCl2, BeH2, ये सब के सब SP प्रकार का प्रसंकरण पाया जाता है। अगला है, परमाणु रिएक्टर में विमंदन का कार्य करता है। परमाणु रिएक्टर में विमंदन का कार्य कौन करता है? इसकी बात कीजिएगा तो आपको भारी जल, ग्रेफाइट ऑप्शन में है, कैडमियम। तो ये बात कीजिएगा तो आपको भारी जल और ग्रेफाइट सही हो जाएगा, यानी कि A और B, यानी कि ऑप्शन नंबर D इसका सही हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है, इनमें से कौन होगा? ठीक। इसकी बात कीजिएगा तो HNO3 हो जाएगा, यानी HNO2, यानी कि ऑप्शन नंबर C। ठीक। देखिए H2O2, O3, HNO2 ये सब के सब ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों तरह के व्यवहार करते हैं। देखिए, पटाखे में लाल रंग किसके कारण उत्पन्न होता है? पटाखे में लाल रंग, इसकी बात कीजिएगा तो ये एस्ट्रांसियम होगा, एस्ट्रांसियम। ठीक। जबकि हरा रंग की बात कीजिएगा तो बेरियम से हरा रंग होता है उत्पन्न। अगला, निम्न में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? ठीक। ये आपका हो जाएगा रसधानी। रसधानी की बात कीजिएगा तो ये पेड़ पौधा में पाया जाता है। इससे क्या होता है, इसमें जल, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होते हैं। कौन सा एंजाइम वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तन कर देता है? कौन सा एंजाइम है? ठीक। इसकी बात कीजिएगा तो एमाइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये सब के सब जो है वसीय अम्ल को, वसा को वसीय अम्ल में परिवर्तन नहीं कर पाता है। तो इसका हो जाएगा आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। जबकि इसका बात जो कीजिएगा, ऐसा वो कौन सा एंजाइम होगा? देखिए, लाइपेज जो होगा, इसकी सही अगर बात कीजिएगा तो लाइपेज जो होगा वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तन कर देता है। तो लेकिन बट इसका जो होगा आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D होगा। देखिए, कॉकरोच में हृदय कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? कॉकरोच की बात कीजिए तो ऑप्शन में है 3, 8, 11, 13। ठीक। कॉकरोच की बात कीजिएगा तो इसके हृदय कोष्ठ होते हैं 13। जबकि केचुए की बात कीजिएगा तो केचुए में 8 होता है और मानव में 4। अगला है, रक्त बिंबाणु का जीवन काल होता है। रक्त बिंबाणु की बात कीजिएगा तो ब्लड प्लेटलेट्स को बोला जाता है। ठीक। तो इसकी ब्लड प्लेटलेट्स की बात कीजिएगा
तो ये आपको 3 से 5 दिन होता है इसका। अगला है अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है। अमीबा की बात कीजिएगा तो आपको इसमें द्विखंडन पाया जाता है, द्विखंडन प्रकार के अलैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक, विखंडन की बात कीजिएगा, विखंडन विखंडन की बात कीजिएगा तो अमीबा में विखंडन प्रक्रिया में इस प्रक्रिया में क्या होता है, जीव का शरीर 2 भागों में विखंडित हो जाता है और 2 नए नए जीव निर्माण हो जाते हैं। ठीक, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से उत्पन्न जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है। इसकी बात कीजिएगा तो ये आपको जल प्रबंधन की बात कीजिएगा तो ये आपको धौलावीरा से प्राप्त हुआ। ठीक, धौलावीरा की बात कीजिए तो यहाँ से 10 चिन्हों वाला अभिलेख, 10 चिन्हों वाला बड़ा अभिलेख, मिट्टी का कंघा और स्टेडियम का भी साक्ष्य कहाँ से मिलता है, धौलावीरा से ही। अगला है उत्तर सीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। ठीक, ये आपका हो जाएगा बादरायन। ठीक, जबकि जमैका की बात कीजिएगा, जमैनी की बात कीजिएगा, जमैनी पूर्व सीमांसा का है, पूर्व सीमांसा के प्रवर्तन है। अगला है हाटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी। ठीक, किस महाजनपद की राजधानी हाटक थी। हाटक की बात कीजिएगा तो ये आपको हो जाएगा कंबोज की राजधानी थी। उस टाइम 16 महाजनपद हुआ करता था, इसमें एक ये भी था, तो उसका हाटक जो है कंबोज की राजधानी है। ठीक, किसने अवंती के शासक चंड प्रद्योत के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। इसकी बात कीजिएगा तो ये बिंबिसार हो जाएगा। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंद्र प्रद्योत के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राजवैद्य का नाम भी पूछा जाता है, जीवक को भेजा था। ठीक, भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की। भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की, ये हो जाएगा कुजुल कडफिसेस। ठीक, जबकि विम कडफिसेस की बात कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए में जो है, इसको कुषाण वंश का कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, कुषाण शक्ति का। अगला है तुगलकनामा की रचना किसने की थी। तुगलकनामा, ठीक, तुगलकनामा की बात कीजिएगा तो आपको अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। इसमें क्या है कि तुगलक वंश के संबंधित घटनाओं का विवरण है तुगलकनामा में। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। ठीक, ये हो जाएगा आपको इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश की बात कीजिएगा तो इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। दार उल सफ़ा की स्थापना किसने की थी। दार उल सफ़ा, इसकी बात कीजिएगा तो ये एक राजकीय अस्पताल को दार उल सफ़ा बोला जाता है। ठीक, इसकी स्थापना की बात कीजिएगा तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। अगला है फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। ठीक, अब्दुल रज्जाक की बात कीजिएगा तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक ने यात्रा किया था विजयनगर की।
अगला है, शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? शिवाजी की बात कीजिएगा तो 1674 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में करवाया था और राज्याभिषेक की प्रक्रिया काशी के पंडित गंगाधर द्वारा संपन्न की गई थी। इसी अवसर पर शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। तो कितने में? 1674 ईस्वी में। 60 नंबर क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया? ठीक, ये आपका हो जाएगा नीना दी कुन्हा। नीना दी कुन्हा ने 1530 में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों का राजधानी बनाया। अगला है, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि कब हुई थी? ठीक, इसके बीच की बात कीजिएगा तो ये आपको 1763 ईस्वी में हुआ था। ठीक, कब किस टाइम हुआ था? तो इसकी बात कीजिएगा तो इस संधि के द्वारा तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था। ठीक, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई है? तत्वबोधिनी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर की बात की जाए तो ये 1839 ईस्वी में किया था इसकी स्थापना। महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता कब हुआ था? ठीक, ये देखिए 1932 में तो हुआ था, लेकिन किस महीना में? ये आपका हो जाएगा सितंबर महीना में, सितंबर 1932। ठीक, इसमें क्या हुआ था? महात्मा गांधी और दलित नेता भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ था। पूना समझौता की बात की जाए तो इसके अनुसार दलितों के लिए जो है पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त की गई थी। देखिए अगला, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? ठीक, अरुणाचल प्रदेश की बात कीजिएगा तो ये भी लगती है, और नागालैंड भी, मिजोरम भी। ये जो म्यांमार की सीमा से नहीं लगते हैं वो त्रिपुरा है। त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ सीमा बनाती है। म्यांमार की बात की जाए तो 4 राज्य ऐसे हैं जो म्यांमार के साथ सीमा बनाती है। एक अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मिजोरम और एक और हो जाएगा मणिपुर। अगला है, गॉडविन ऑस्टिन पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? ठीक, गॉडविन की बात, ऑस्टिन की बात कीजिएगा तो ये आपको काराकोरम पर्वत शिखर के पर्वत श्रेणी में स्थित है। देखिए गॉडविन ऑस्टिन की बात करें तो ट्रांस हिमालय के सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन यह वर्तमान में बात कीजिएगा तो पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि POK की बात कीजिएगा तो उसके अंतर्गत ही आता है, और यह काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। जुकू घाटी किस राज्य में स्थित है? जुकू घाटी की बात कीजिएगा तो आपको ये नागालैंड में स्थित है, ऑप्शन सी। ठीक, यह घाटी की बात कीजिएगा तो जून एवं सितंबर माह में जंगली फूलों से ढकी रहती है। अगला, निम्न में से किस नदी का प्रवाह केवल भारत में ही होता है? ठीक, तो देखिए इसमें हो जाएगा आपको ब्यास नदी ही ऐसा है जो केवल भारत में ही इसका प्रवाह होता है। ब्यास नदी की बात की जाए तो ये रोहतांग दर्रे के पास से ब्यास कुंड से निकलती है। ठीक, वहीं से निकलती है। तवा किस नदी की सहायक नदी है? तवा की बात कीजिएगा तो आपको ये नर्मदा नदी की सहायक नदी है। नर्मदा नदी की बात कीजिएगा तो तवा, बंजर, शेर एवं ओरसंग, ये सब के सब नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। अगला है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? ठीक, उत्तर पूर्वी मानसून की बात कीजिएगा तो इसमें सबसे अधिक वर्षा की बात की जाए तो तमिलनाडु राज्य में होती है। ठीक, क्योंकि लौटते मानसूनी पवनों
के द्वारा बंगाल की खाड़ी से जो होता है जलवाष्प ग्रहण करने के बाद तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा काफ़ी होती है। अगला है मेट्टूर। मेट्टूर परियोजना किस नदी पर स्थित है? मेट्टूर की बात कीजिएगा तो ये आपको कावेरी नदी पर स्थित है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में। तातीपाका तेल परिशोधनशाला किस राज्य में स्थित है? ठीक, तातीपाका तेल की बात कीजिएगा, परिशोधनशाला की बात कीजिएगा तो ये आपको आंध्र प्रदेश में है। दो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है? शहरी जनसंख्या की बात किया जा रहा है तो ये आपको महाराष्ट्र में। ठीक, महाराष्ट्र में। शहरी जनसंख्या की दृष्टिकोण से बात कीजिएगा तो उत्तर प्रदेश की बात कीजिएगा तो दूसरे स्थान पे था, और तमिलनाडु जो था तीसरे स्थान पे। अगला है भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है भारत का? ये आपको हो जाएगा कच्छ का रण जो है सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित है। ठीक, लोही एक नस्ल है। लोही एक किसकी नस्ल है? लोही की बात कीजिएगा तो ये भेड़ की नस्ल है। अगला भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में है? ठीक, ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 368। ठीक, जबकि भाग की बात कीजिएगा तो भाग 20 में है। 76 नंबर है, किसी राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लागू है तो वह अधिकतम कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अधिकतम कितने समय तक बढ़ाया जाता है तो ये हो जाएगा आपको 3 वर्ष तक। लेकिन इसकी बात देखिए, एक बार में केवल संसदीय अनुमोदन अगर मिले तो आपको 6 महीना हो सकता है, एक बार में 6 महीना, लेकिन अधिकतम की बात है यहाँ पे तो आपको 3 वर्ष हो जाएगा। अगला है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? ठीक, ये आपका हो जाएगा साधारण बहुमत के तहत पारित किया जाता है, साधारण बहुमत के तहत। अगला है संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्न कथनों में से क्या सही नहीं है? शून्यकाल के प्रक्रिया में संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कथन 1 है, संसदीय प्रक्रिया में यह नवाचार भारत की देन है। ठीक, ये शून्यकाल की बात की जाए तो ये भारत की देन है, ये सही है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा गलत है। यह 1962 में जारी किया गया था, ये भी सही है। यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं, ये भी सही है। यानी कि अगला ऑप्शन डी है, शून्यकाल प्रश्नकाल के पहले शुरू होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। लेकिन ये ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक, शून्यकाल की बात कीजिएगा तो शून्यकाल जो होता है आपको 12 से 1 के बीच में होता है, जबकि प्रश्नकाल 11 से 12 के बीच में होता है। अगला है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निर्वाचन भाग 15, ये तो सही है, सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। आपात उपबंध भाग 18, ये भी सही है। संविधान संशोधन भाग 21 दिया हुआ है, जबकि संविधान संशोधन जो होगा भाग 20 में होगा, यानी कि यही सुमेलित नहीं, ऑप्शन नंबर सी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? ठीक, ये आपका हो जाएगा राष्ट्रपति को सौंपता है।
अगला है, पंचायतों का संवैधानिक आधार प्रदान करने के लिए सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति के द्वारा किया गया था? ये आपको हो जाएगा लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, यानी कि ऑप्शन सी 1986 में किया था। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है? ठीक, ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 143। 83 नंबर है, वर्तमान में राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य की संख्या कितनी है? वर्तमान की बात पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो वर्तमान में हो जाएगा, निर्वाचित सदस्य की बात पूछा जा रहा है। वैसे राज्यसभा में कुल सदस्य की बात कीजिएगा तो 245 होता है, लेकिन निर्वाचित की बात कीजिएगा तो 233 होता है, जबकि 12 मनोनीत होता है। अगला है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक, समवर्ती सूची के विषय नहीं आता, यानी कि संघ सूची के विषय में आता होगा या राज्य सूची के विषय में। ठीक, शिक्षा की बात कीजिएगा तो संघ सूची में, वन परिवार नियोजन की बात कीजिएगा तो ये तीनों के तीनों जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है, जबकि समवर्ती सूची की बात कीजिएगा तो पंचायती राज होगा, यह राज्य सूची के विषय में आता है। अगला है, ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है? ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है, कब से कब तक? यानी कि इसका सही जवाब होगा 2 माह में कम से कम एक बार होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। 86 नंबर है, ग्राम पंचायत की बैठक हेतु कितनी गणपूर्ति या कोरम की आवश्यकता होती है? ठीक, ये आपका हो जाएगा सदस्य, जितनी सदस्य हो उसकी कुल आधी संख्या, यानी सदस्यों की कुल संख्या की आधी, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? ठीक, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही होगा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का भी विद्यमान होना। अगला, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है, कौन करता है? ये आपको हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्न में से कौन सा सही है? कथन 1 में कह रहा है, आर्थिक समृद्धि अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तनों को प्रदर्शित करती है। ठीक, ये कथन तो सही है। अगला कथन देखते हैं, आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन को भी प्रदर्शित करता है। बिल्कुल, ये भी कथन सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है, कौन जारी करता है? ये आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कृष्ण क्रांति यानी कि ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? कृष्ण क्रांति की बात कीजिएगा तो ये आपको पेट्रोलियम उत्पादन हो जाएगा, उससे संबंधित है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि से संबंधित है? उपजों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करता है। ये आपका हो जाएगा ई नेम, ऑप्शन नंबर डी। नाइन्टी 93 नंबर है, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति के बारे में बोला जा रहा है कि घोषणा कब की गई थी? ठीक, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1948 में। अगला है,
श्रम गहन उद्योग वह है जहाँ, श्रम गहन उद्योग वह है जहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका आंसर, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अगला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में है। ग्रेट डिवाइडिंग की बात कीजिएगा तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक, अगला है रीगा निम्न में से किस देश की राजधानी है। रीगा की बात कीजिएगा तो आपको लिथुआनिया की राजधानी है। सॉरी, रीगा, एक बार फिर से देखते हैं 96 नंबर। रीगा निम्न में से किस देश की राजधानी है। रीगा की बात कीजिएगा तो लातविया की राजधानी है। ठीक, अगला निम्न में से कौन सा एक भू अवस्थित यूरोपीय देश नहीं है। भू अवस्थित यूरोपीय देश नहीं है, इसकी बात कीजिएगा तो आपको ये हो जाएगा लिथुआनिया, ऑप्शन नंबर डी लिथुआनिया। यह बाल्टिक सागर से अपनी सीमा साझा करती है। 98 नंबर है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है। यूनिसेफ का मुख्यालय की बात कीजिएगा तो आपको ये न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना की बात कीजिएगा तो 1946 में की गई थी। अगला है वॉकर कप किस खेल से संबंधित है। वॉकर कप की बात कीजिएगा तो ये गोल्फ से संबंधित है। ठीक, गोल्फ की बात कीजिएगा तो वॉकर कप, राइडर कप, डनहिल कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप इत्यादि ये सभी के सभी गोल्फ से संबंधित हैं। लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। रेड क्रॉस की बात कीजिएगा तो आपको 1863 ईस्वी में हुई थी। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1863 में हुई थी। 63 में हेनरी ड्यूनेंट द्वारा जेनेवा में किया गया था। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ अच्छा ही लगा होगा। धन्यवाद।